अच्छा, तो जरा तस्वुर करें, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ड्रॉप साइट ने हाल ही में एक तहलका खेज रिपोर्ट शाये की है, जिसमें मुबैयना तौर पर साइफर की असल कॉपी जारी कर दी गई है। जी हाँ, ये वही खुफिया सिफारती केबल है जिसके बारे में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया था कि ये उन्हें इक़्तिदार से हटाने की गैर मुल्की साजिश का सबूत है। पिछले 4 सालों से ये एक दस्तावेज मुल्क में एक जबरदस्त बहस का मरकज बनी हुई है, और अब इसकी मुबैयना इशात ने इस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या इमरान खान वाकई इस सारे मामले में हमेशा से दुरुस्त थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फराहम करदा ज़राए की रोशनी में बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर इसका जायजा लेंगे। अब इस पूरे मामले की संगीनी का अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक इक़्तिबास से लगा लें। ड्रॉप साइट की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ के मुताबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लो की जानिब से ये एक इंतहाई वाज़ेह अल्टीमेटम था। ज़रा सोचें, ज़राए बताते हैं कि इन अल्फाज से ज़ाहिर होता है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान और अमरीका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात से जोड़ दिया गया था। यानी ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि सिफारती सतह पर एक गैर मामूली दबाव था। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। 1. साइफर लीक के इंकशाफात। 2. वाशिंगटन की वो खुफिया मुलाकात। 3. सियासी डोमिनो इफेक्ट। 4. बदलते बयानिए। और 5. आज का सियासी मंजरनामा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, साइफर लीक के इंकशाफात और ड्रॉप साइट की जानिब से इस 3 सफ़ात पर मुश्तमल दस्तावेज़ की तहलका खेज इशात। लेकिन एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये साइफर होता क्या है। देखें, ये कोई आम ख़त या ईमेल नहीं है। साइफर दरअसल एक इनक्रिप्टेड और इंतहाई क्लासिफाइड सरकारी पैगाम होता है। जब भी कोई सफ़ीर अपने मुल्क के दफ्तर ख़ारजा को कोई बहुत ही हसास बात बताना चाहता है तो वो इसे सिफारती कोड्स में तब्दील करके भेजता है। इसकी हसासियत सबसे ऊपर के दर्जे की होती है, और इसीलिए इसका लीक होना या इस पर सियासत होना कोई छोटी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, वाशिंगटन की खुफिया मुलाकात। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन डीसी में होने वाले लंच की अंदरूनी कहानी। अब ज़रा इस तफसील पर गौर करें। ये बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि उस दिन दस्तरखान पर असल में क्या परोसा गया था। एक तरफ डोनाल्ड लू थे, जो अमेरिकी हुकूमत में अहम ओहदे पर थे, और दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद। लीक होने वाले ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक डोनाल्ड लू की सबसे बड़ी शिकायत इमरान खान के दौरे रूस से मुताल्लिक थी, जबकि असद मजीद ने उन्हें बताया कि भाई ये दौरा सिर्फ वज़ीर आज़म का ज़ाती फ़ैसला नहीं था, बल्कि रियासती इदारों का मुत्तफ़िका फ़ैसला था। लेकिन अमरीकी हुकाम इसे खान का ज़ाती फ़ैसला ही समझ रहे थे। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत इमरान खान के यूक्रेन जंग पर मौक़िफ़ को महज गैर जानिबदार नहीं बल्कि जारहाना तौर पर गैर जानिबदार समझ रही थी। इनके ख्याल में ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की ये पॉलिसी अमेरिका को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी। तीसरा हिस्सा, सियासी डोमिनो इफेक्ट, इमरान खान का तेज़ी से ज़वाल और फिर उसके कानूनी नताइज। अब ज़रा देखें कि वाक़यात ने कितनी तेज़ी से रुख बदला। मार्च में इस मुलाकात के फ़ौरन बाद फ़ौज ने सियासत से गैर जानिबदार होने का ऐलान कर दिया। फिर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की और इमरान खान की हुकूमत गिर गई। इसके बाद खान ने एक अवामी जलसे में साइफर को लहराया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर अगस्त 2023 में उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, सज़ाएं सुनाई गईं और बिलाखिर जून 2024 में हाई कोर्ट ने वो सज़ाएं कालादम करार दे दीं। कितनी तेज़ रफ्तार और ड्रामाई टाइमलाइन है ये। और आपको याद होगा, इमरान खान ने इस पूरे बयानिए को एक बहुत ही ताकतवर नारे में बदल दिया। जलसे में साइफर लहराते हुए उनका वो जुमला, क्या हम कोई गुलाम हैं, उनकी गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ मुहिम का सबसे मजबूत निशान बन गया। उन्होंने अपनी आवाम को ये बावर कराया कि भाई इनकी हुकूमत को महज इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि वो डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसका कानूनी नतीजा बहुत सख्त था। ये नंबर 10 देख रहे हैं आप, ये कोई आम हिंसा नहीं है। ये वो 10 साल की कैद है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इब्तदाई तौर पर सुनाई गई थी। भले ही बाद में हाई कोर्ट ने यह सज़ा ख़त्म कर दी, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि रियासत ने इस मामले को कितना ज़्यादा हसास और संगीन समझा था। चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, बदलते बयानिए। कैसे बात एक जाली ड्रामे से शुरू होकर हसास रियासती राज तक पहुंची। अब जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये मवाजना है। ज़रा सोचिए, शुरू में जब इमरान खान ने ख़त लहराया तो उस वक्त की अपोजिशन ने उसे क्या कहा? महज एक ड्रामा, एक जाली कागज़। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। जब वही अपोजिशन हुकूमत में आई तो उन्होंने उसी नाम नहाद जाली कागज़ पर इमरान खान पर मुकदमा चला दिया और अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये तो एक इंतहाई हसास रियासती राज था। क्या ज़बरदस्त तज़ाद है ना?
تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام سا جعلی کاغذ اچانک سے قومی سلامتی کا اتنا بڑا خطرہ کیسے بن گیا؟ ذرائع کے مطابق یہ صورتحال پاکستانی سیاست میں بیانیے کے استعمال اور ضرورت کے تحت موقف بدلنے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور 5واں حصہ، آج کا سیاسی منظرنامہ، جس میں ہم بات کریں گے معاشی گراوٹ اور اس مستقل خان فیکٹر کی۔ فراہم کردہ تجزیے کے مطابق حکومت کی تبدیلی سے وہ معاشی استحکام تو بالکل نہیں آیا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، بلکہ اس وقت ملک ریکارڈ مہنگائی کا شکار ہے، بیرونی قرضے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری میں 44 سے 46% تک کی کمی دیکھی گئی ہے۔ زراعت اور صنعت کے حالات پچھلے دور کے مقابلے میں کافی مشکل بتائے جا رہے ہیں۔ اور اگر سیاست کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو ایک غیر معمولی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ ان کا انتخابی نشان نہیں ہے، قیادت پابند سلاسل ہے، اور چھوٹی سی میٹنگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ لیکن ذرائع کا بڑا دلچسپ دعویٰ ہے کہ ان سب کے باوجود اگر آج آزادانہ انتخابات ہوں تو پی ٹی آئی 80% نشستیں جیت سکتی ہے، اور تو اور شاید ووٹنگ کی کم از کم عمر بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے تاکہ نوجوانوں کو اس عمل سے باہر رکھا جا سکے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق ڈراپ سائٹ کی اس رپورٹ سے بظاہر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ دستاویز محض کوئی سیاسی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ واقعی پاکستان کی اس وقت کی آزادانہ خارجہ پالیسیوں سے سخت ناخوش تھا، اور اس نے یہ بات بڑی صراحت سے کہہ دی تھی۔ اور اب اس ایکسپلینر کے اختتام پر ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، کیا یہ نئی لیگ پاکستان کے سیاسی کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، یا پھر یہ بھی تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائے گی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ایکسپلینر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔